वंदे मातरम साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम 1857 के विद्रोह की घटना को विस्तार से समझेंगे कि इस घटना के पीछे क्या कारण रहे और इनका प्रभाव भारतीय राजनीति पर किस प्रकार पड़ा, किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव रहा, उन सब की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह क्यों उत्पन्न हुआ। तो विभिन्न वर्गों के बीच असंतोष 1857 में एक हिंसक तूफान के रूप में फूट पड़ा, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। तो इसका मुख्य कारण माना जाता है भारतीयों में असंतोष। असंतोष किस प्रकार रहेगा, उनके पीछे क्या क्या कारण रहेंगे, उनको भी हम आगे देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया के खिलाफ संगठित विरोध की ये पहली अभिव्यक्ति मानी जाती है, यानी कि इससे पहले इतनी बड़ी मात्रा में लोगों ने किसी सत्ता का विरोध नहीं किया था भारत में अब तक। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके खिलाफ पहली अभिव्यक्ति थी संगठित विरोध की। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, उनमें कुछ नाम हमें याद रखने हैं कि सर जॉन सीले ने इसको 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह कहा। ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार इसे सिपाही विद्रोह कहा गया और भारतीय इतिहासकारों द्वारा इसे भारतीय विद्रोह या फिर महान विद्रोह के नाम से बताया गया। और वीडी सावरकर के अनुसार ये एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये तथ्य कि वीडी सावरकर ने इसे क्या नाम दिया, क्योंकि काफ़ी बार ये एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। आगे बात करते हैं। तो 1857 के जो विद्रोह के प्रमुख कारण हैं उनमें पहला कारण देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हम बात करेंगे कि अंग्रेजों ने क्या क्या नीतियां भारत में लागू की, जिससे भारत में जो है काफ़ी मात्रा में लोगों के ऊपर दबाव बना। इसमें जो 3 प्रमुख भू राजस्व नीतियां हैं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, ये तीनों नीतियों से भारतीय किसानों का बहुत अधिक शोषण किया गया और उन पर जो है बहुत अधिक मात्रा में भू राजस्व की वसूली की गई, जिससे वो लोग क्या है कि भूमिहीन मजदूर बनने पर विवश हो चुके थे। और जब भी वो ये कर नहीं दे पाते थे तो उनसे उनकी ज़मीन को छीन लिया जाता था कंपनी के द्वारा। तो ये एक आर्थिक कारण था। साथ में निर्यात कर में वृद्धि, आयात कर में कमी और भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग था यानी कि जो कुटीर उद्योग था उसका धीरे धीरे पतन होने लगा और भारत से काफ़ी अधिक मात्रा में धन की निकासी होने लगी। जो धन है वो कहाँ जाने लगा, विदेश में, क्योंकि जो विदेशी सैनिक थे, अंग्रेजों के जो सैनिक थे, उनको तनख्वाह भी भारत के पैसे से मिलती थी और वो जब विदेश चले जाते थे तो भारत का पैसा भी उनके साथ विदेश चला जाता था। इस तरह से काफ़ी अधिक मात्रा में भारत से धन की निकासी हुई। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई यानी कि वहाँ पर जो उद्योगों का विकास हुआ तो वहाँ पर सामान बनने लगे और वहाँ से जो सामान है वो भारत में बिकने आने लगे, यानी कि भारत में ब्रिटिश निर्मित सामानों की आमद हुई। और जब बाहर से कोई सामान आएगा तो उसको लोग खरीदेंगे और उसको जब लोग खरीदेंगे तो स्थानीय जो सामान है उसकी दाम कम हो जाएंगे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो भारत का कपड़ा उद्योग था वो बर्बाद हो चुका था, क्योंकि विदेशों से आने वाला जो आयात था वो सस्ता भी था और साथ में अच्छा भी था, तो लोग उसको क्या है खरीदना पसंद करते थे। और बड़े पैमाने पर इससे बेरोजगारी भी बढ़ी, क्योंकि धीरे धीरे भारत का कपड़ा उद्योग क्या है खत्म हो चुका था। तो ये कुछ आर्थिक कारण है। इसमें बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं कि जैसे व्यापार में निरंतर गिरावट हुई, कृषि उत्पादन में कमी आई और कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। ये सब क्या है आर्थिक कारण थे 1857 के विद्रोह के। आगे के कुछ कारणों में देखते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में हमें 2 नीतियां जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखनी है। एक तो डलहौजी की हड़प नीति और दूसरी वेलेस्ली की सहायक संधि नीति। तो सहायक संधि प्रणाली जो थी वो भारतीय राज्यों पर उसने काफ़ी अधिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सहायक संधि का क्या मतलब है कि जो राजे रजवाड़े थे उनको अंग्रेज कहते थे कि आपको हम सेना उपलब्ध कराएंगे जो आपकी दूसरे राजा से सहायता करेगी, और इस तरह से आपको बस क्या करना है कि सैनिकों को जो है जो तनख्वाह है वो आपको देनी है। तो यानी कि जो सैनिक है वो तो कंपनी के रहेंगे और उनको पेमेंट कौन करेगा, राजा करेगा। तो इस तरह से सहायक संधि के नाम पर जो अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं के आंतरिक चीज़ों में भी हस्तक्षेप करना चालू कर दिया था।
और इस तरह से वो पूरे राज्य पर अपना नियंत्रण बनाने लगे थे। उसी तरह व्यापकगत की जो नीति थी या फिर की हड़प की नीति थी, उसके द्वारा भी राज्यों को हड़पा जाता था कि जिनके जो असली वारिस नहीं होते थे उनको क्या है, आगे सत्ता चलाने का अधिकार नहीं था। वो जो सत्ता थी वो अंग्रेजों के द्वारा हड़प ली जाती थी। तो व्यापकता या फिर हड़प की नीति के अनुसार जो झांसी वाला क्षेत्र था वो भी अंग्रेजों ने, झांसी हो गया, जैतपुर हो गया, सतारा हो गया, ये सब क्या है धीरे धीरे इस नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने अधिग्रहण में ले लिए थे। तो हड़प नीति जो डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी उसमें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि का अधिग्रहण कर लिया गया था। और इसी व्यवस्था के तहत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का राज्य भी हड़प लिया था। तो ये हड़प की नीति थी जिसमें किसी का जो खुद का वारिस ना होने की स्थिति में उनका राज्य हड़प लिया जाता था। आगे देखते हैं सामाजिक धार्मिक कारण। तो सामाजिक धार्मिक कारण इस प्रकार हैं कि ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश हो चुका था, तो काफी अधिक मात्रा में वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के काल में हो चुका था और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई थी। और इस सब कुरीतियों को, हालांकि ये सब भारतीय समाज की कुरीतियां थी जिनको अंग्रेजों ने खत्म किया, पर भारतीय जो संस्कृति के लोग थे उन्होंने अपनी संस्कृति में से एक हस्तक्षेप की तरह समझा कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो वो भी एक धार्मिक कारण के रूप में समझा जाने लगा। और भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्रा के लिए विवश किया गया। तो जब भारतीयों को ऐसा माना जाता था कि अगर कोई समुद्र पार करके गया है तो जब वो आता था तो गांव के लोगों द्वारा उसे त्याग दिया जाता था। जो समुद्र पार करने वाला व्यक्ति है उसको मलेच्छ कहा जाता है, और जो मलेच्छ विदेश में काम करके जब वो वापस भारत आता था तो गांव के लोग उसे गांव से बाहर कर देते थे, उसे अपवित्र तरह से समझा जाने लगा था। तो ये भी एक सामाजिक धार्मिक कारण है। और 1857 के विद्रोह के और कारणों की बात करें तो उसमें एक कारण और आता है कि प्रशासनिक कारण। और प्रशासनिक कारण के अंतर्गत भारतीय सैनिकों के साथ एक असमानता का व्यवहार होता था, क्योंकि अगर काबिलियत होते हुए भी सैनिकों को जो है अच्छे पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था। उच्च पदों से नियुक्ति से लोगों को वंचित किया जाता था। यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन मिलता था और डाकघर अधिनियम पारित निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति कर दी गई थी। तो ये कुछ प्रशासनिक कारण हैं जिनके द्वारा जो है विद्रोह के उत्पन्न होने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं जो तात्कालिक कारण माना जाता है वह था चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा, जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। अब 1857 के विद्रोह का घटनाक्रम क्या रहा उसको हम समझते हैं कि इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह की योजना बिठूर में नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने तैयार की थी। उनकी योजना के अनुसार जो विद्रोह था वो 31 मई 1857 को शुरू होना था और इसका प्रतीक चिन्ह रखा गया कमल और रोटी। तो कमल और रोटी 1857 के विद्रोह के प्रतीक चिन्ह थे और इस विद्रोह के आरंभ की जो तिथि रखी गई थी वो थी 31 मई 1857। परंतु हुआ क्या कि बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। जो इनफील्ड राइफल आई थी, अंग्रेजों ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर जो इनफील्ड राइफल आई थी उसके प्रयोग से उसने मना कर दिया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अफवाह फैल गई थी कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। जो गाय थी वो हिंदुओं के लिए पूजनीय थी और सुअर जो है वो मुस्लिमों के लिए पूजनीय था। इस वजह से क्या है कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और उसने 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की वहां पर हत्या कर दी थी। तो जब ये हत्या का मामला आगे बढ़ा और तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी चर्बी वाले कारतूस का यूज करने से मना कर दिया और सशस्त्र विद्रोह वहां पर चालू हो गया और इसी के साथ 1857 का विद्रोह आरंभ हो गया। यानी कि जो तिथि निश्चित की गई थी 31 मई, उसकी जगह पर विद्रोह 10 मई 1857 को ही चालू हो गया था।
तो जो मेरठ की विद्रोह सैनिकों की टुकड़ी थी वो 11 मई को, जैसे 10 मई को ये चालू हुआ, तो 11 मई को वो यमुना पार करके दिल्ली पहुंच गई थी। और दिल्ली के जो राजनीतिक अंग्रेजों के राजनीतिक सलाहकार थे साइमन फ्रेसर, या साइमन फ्रेजर भी कहीं जगह पे लिखा हुआ है, तो उनकी उन्होंने हत्या कर दी। जो शस्त्रागार का अध्यक्ष था कर्नल बिलोई, उसकी भी वहां पर हत्या कर दी गई। और वहां पर दिल्ली पहुंचकर, लाल किले पर पहुंचकर जो सैनिकों ने बहादुर सफर को विद्रोह का नेतृत्व करने का आग्रह किया। और बहादुर शाह जो जफर था, उसकी जो उम्र थी काफी ज्यादा थी, तो उसने सेना का नेतृत्व जो है बख्त खान को दिया था। तो ये पूरी घटना थी कि किस तरह 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तो इसके प्रसार की बात करें तो 10 मई 1857 को विद्रोही मेरठ से सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए। और 11 मई 1857 की सुबह ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पहुंचने के बाद विद्रोहियों ने तत्कालिक मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता और भारत का सम्राट घोषित कर दिया। उसके बाद बात करें तो बहुत सारी जगह ये विद्रोह फैला, जैसे कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी, रुहेलखंड, ग्वालियर, जगदीशपुर, इन सारे क्षेत्रों में ये विद्रोह फैल गया। और सभी के अपने अपने व्यक्तिगत कारण थे, क्योंकि जैसे लखनऊ में बात करें तो वहां पर जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली, उनकी पत्नी थी हजरत महल, और हजरत महल के पुत्र थे वर्जिद कालिद। तो वर्जिस कादिर जो उनके पुत्र थे हजरत महल के, तो वो चाहती थी कि अंग्रेजों के द्वारा इसको नवाब बनाया जाए, पर वो ऐसा नहीं कर रहे थे, तो वहां पर अलग एक कारण था। कानपुर की बात करें तो जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव सेकंड, उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उसको अंग्रेजों के द्वारा पेशवा नहीं माना गया, तो कानपुर में भी विद्रोह चालू हो गया। तो इस तरह सभी के अपने अपने व्यक्तिगत कारण थे। तो उनमें कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि वहां पर किसने विद्रोह का नेतृत्व किया। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर के प्रतिनिधि बख्त खान ने इस विद्रोह के नेतृत्व को अपने हाथ में लिया। कानपुर में बात करें तो कानपुर में विद्रोह को नाना साहब के नेतृत्व प्रदान किया, और इस दौरान तात्या टोपे ने नाना साहब की मदद की। तो प्रश्न आता है कि कौन से विद्रोह, कहां पर, कौन सी जगह की विद्रोह को तात्या टोपे ने सहायता प्रदान की थी? तो कानपुर में जो नाना साहब के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, उसको तात्या टोपे ने मदद की थी। लखनऊ में बात करें तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ, और उनके अवयस्क पुत्र जो बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ह्यूरोज ने किया था, और ह्यूरोज ने इस विद्रोह का दमन किया। और ह्यूरोज ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि झांसी की जो रानी थी वो अकेली वहां पर एक मर्द थी, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जनरल ह्यूरोज के खुद के ये वक्तव्य है झांसी की रानी के बारे में, जिस प्रकार से बहादुर से वो लड़ी थी। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, रुहेलखंड में खान बहादुर खां, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, और ग्वालियर में तात्या टोपे ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो हमने बात करी कि दिल्ली में किसने किया, बहादुर शाह जफर ने, और सेना का नेतृत्व किसने किया था, बख्त खान ने। लखनऊ की बात करी हमने तो बेगम हजरत महल और इसके पुत्र थे बिरजिस कादिर, उनको नवाब घोषित कर दिया गया था। हालांकि लखनऊ में जो विद्रोह का जो दमन करने के लिए कैंपबेल को भेजा गया था, जो अंग्रेजी अधिकारी थे कैंपबेल, उन्होंने ही लखनऊ, कानपुर और बरेली, इन तीनों में जो विद्रोह का दमन है वो कैंपबेल के द्वारा किया गया था। वही झांसी में ह्यूरोज के द्वारा दमन किया गया, इलाहाबाद में कर्नल नील, और बनारस में भी कर्नल नील के द्वारा जो है विद्रोह का दमन किया गया था। तो ये कुछ तथ्य हैं जो हमें याद रखने हैं। तो इस प्रकार इस विद्रोह का प्रसार लगभग पूरे उत्तर भारत में हो गया था। पंजाब प्रांत और पूरा दक्षिण भारत इस विद्रोह से अछूता रहा, मतलब पंजाब प्रांत और दक्षिण भारत में इस विद्रोह का प्रसार नहीं हो सका। इस विद्रोह में भारत के जमींदारों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की, और भारत के शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग आदि ने इस विद्रोह में भागीदारी नहीं की। तो इस विद्रोह पर लोगों ने ज़्यादा भागीदारी इसलिए नहीं की क्योंकि ये देखा जा रहा था कि जो विद्रोह हुए हैं और जिन जिन क्षेत्रों में हुए हैं वहाँ पर लोगों के व्यक्तिगत कारण हैं। जैसे बेगम हजरत महल का व्यक्तिगत कारण था लखनऊ में कि उनके जो पुत्र थे उसको नवाब नहीं माना जा रहा था। कानपुर में भी यही दिक्कत थी कि नाना साहब को नवाब नहीं माना जा रहा था।
और झांसी की रानी का जो दत्तक पुत्र थे दामोदर राव, उसको भी अंग्रेजों ने जो है वहाँ का वारिस स्वीकार नहीं किया था। तो ये जो पूरी नीतियाँ थी, हड़प की नीति और सहायक संधि की नीति, इनके द्वारा भारतीय राज्यों को हड़प किया गया था। उसके बाद इसकी असफलता के कारणों की बात करें तो इस विद्रोह की कोई एक निश्चित सुनियोजित योजना नहीं होने के कारण असफल रहा। साथ में भारतीय जो लोग थे उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज जो है वो बंदूकें वगैरह उनके पास थी, जबकि भारतीय जो लोग थे वो जो हाथ में पकड़ के लड़ने वाले शस्त्र थे उनसे लड़ाई कर रहे थे। विद्रोहियों के पास कोई एक निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी, क्योंकि सब अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए लड़ाई कर रहे थे। देसी शासक विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। तो ये कुछ कारण हैं असफलता के। आगे बात करें कि इसके परिणाम क्या हुए, तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और जो शासन था वो ब्रिटिश ताज ने अपने हाथ में ले लिया था। यानी कि जो महारानी विक्टोरिया थी उसने शासन क्या है अपने हाथ में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कर दिया। तो भारत की जो साम्राज्ञी थी वो कौन बन गई, महारानी विक्टोरिया। और उसके बाद ही क्या हुआ कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे पहले, उन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर भारत सचिव और उसकी 15 सदस्य इंडियन काउंसिल की या भारतीय परिषद की स्थापना की गई। तो 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय परिषद की यहाँ पर स्थापना होगी और जो शासन है वो किसके हाथ में चला जाएगा, क्राउन या फिर महारानी के हाथ में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों संस्थाओं को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद 1857 के बाद भारत शासन अधिनियम पारित किया गया और इसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का जो वाइसराय बनाया गया है। तो वाइसराय का क्या मतलब होता है, वाइसराय का हिंदी में देखें तो उप राजा इसको बोलते हैं, कि मतलब राजा को ये रिपोर्टिंग करेगा। भारत में कोई भी घटना होगी तो वाइसराय इसकी सूचना किसको देगा, राजा को, जो साम्राज्ञी थी उसको। तो वाइस, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है, जो उपराष्ट्रपति, वहीं जैसे वाइस शब्द आ जाता है वो उप उसका अर्थ हो जाता है। तो भारत के गवर्नर जनरल को क्या है, भारत का वाइसराय बना दिया गया। और जब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, वही भारत के प्रथम वाइसराय बने। तो ये तथ्य भी हमको ध्यान रखना है कि लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वाइसराय बना। तो ये थी पूरी 1857 की घटना, जिसके परिणाम हमने देखे, इसके प्रसार हमने देखा और साथ ही कौन कौन क्षेत्रों में इस विद्रोह का प्रसार हुआ उन सब की हमने बात करी। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।